शुद्धि को लेकर के हम आए हैं। आज देखेंगे वाक्य बनाने के महत्वपूर्ण नियम, वाक्य कैसे बनते हैं, निर्दोष वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। आइए इन पे हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहले वाक्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम जो है ये कह रहा है कि यदि कर्ता एवं कर्म विभक्ति रहित हो, यानी कर्ता और कर्म के आगे कोई कारक चिन्ह न लगा हो, अथवा कर्म विभक्ति सहित हो या कर्म के आगे लगा भी हो, तो क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार होगा। तब भी यानी कर्ता और कर्म विभक्ति रहित हो अथवा कर्म के आगे विभक्ति सूचक चिन्ह लगा हो, तो भी हमारी क्रिया कैसी होगी? कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही होगी। जैसे मोहन दूध पीता है, मोहन दो, यहाँ मोहन कर्ता है और पीना क्या है? क्रिया। तो हमारा जो है कर्ता एक वचन का है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी हमारी उसी तरीके से है। मुरली शीला को डांटता है, मुरली करता है लेकिन उसके आगे कोई विभक्त चिन्ह नहीं है, लेकिन शीला यहाँ कर्म है जिसके आगे विभक्त चिन्ह या कारक चिन्ह क्या लगा हुआ है? को। फिर भी हमारी क्रिया कैसी होगी? इसी कर्ता के अनुसार ही होगी। यहाँ डांटना, पीटना, ये सब हमारी क्रिया है। और अगले उदाहरण में देखिए, लड़के कुत्ते को मारते हैं। लड़के बहुवचन में है, कुत्ते को यानी कुत्ता जो है कर्म हो गया, और को जो है यहाँ हमारा कारक चिन्ह हो गया, विभक्ति सूचक चिन्ह हो गया। तो क्रिया हमारी कैसी हो गई? कर्ता के हिसाब से, क्योंकि कर्ता हमारा कैसा है? बहुवचन में है। तो क्रिया हमारी कैसी हो गई? बहुवचन में। लड़के कुत्ते को मार रहे हैं। अगले नियम में हम बढ़ते हैं, देखते हैं, किसी के प्रति आदर प्रकट करने के लिए वाक्य में बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जब हमको किसी के प्रति आदर व्यक्त करना होता है तो हमारी क्रिया कैसी होती है? बहुवचन में। जैसे पिताजी कहते हैं, अब पिताजी के प्रति आदर प्रकट करना है तो पिताजी कहते हैं। महात्मा जी आ रहे हैं। इस तरीके से हमारी क्रिया बहुवचन, सदैव बहुवचन में प्रयोग होगी। अगला नियम जो है इसका कहता है कि यदि वाक्य में अनेक कर्ता बहुवचन में हो तो क्रिया में लिंग वचन और पुरुष का प्रयोग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। एक ही वाक्य में अगर अनेक कर्ता बहुवचन में आए हैं तो क्रिया कैसे होगी? अंतिम कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी। जैसे एक बालक, 5 पुरुष, 7 बालिकाएं रामायण पढ़ रही हैं। यहाँ पढ़ना जो है क्रिया है। अब ये जो क्रिया लगी इन 7 बालिकाओं के अनुसार लगी, क्योंकि अंतिम जो करता है यहाँ बालिकाएं हैं और ये बहुवचन में है, सभी बहुवचन में है। तो एक बालक, 5 पुरुष, 7 बालिकाएं रामायण पढ़ रही हैं, तो अंतिम जो करता है 7 बालिकाएं, उसी के अनुसार हमारी क्रिया रखी गई है। दूसरे उदाहरण में, एक बकरी, 2 गायें और बहुत से बैल मैदान में चरते हैं। अब यहाँ हमारा अंतिम कर्ता क्या है? बहुत से बैल। बहुत से बैल के ही अनुसार हमारी क्रिया रखी गई है। अगला नियम है, यदि वाक्य में अनेक कर्ता एक वचन में हो तो क्रिया का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन में होगा। फिर से इसको समझ लीजिए, यदि वाक्य में अनेक कर्ता एक वचन में हो, यानी कई कर्ता हो लेकिन कितने वचन में? एक वचन में हो, तो क्रिया का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन में होगा। जैसे बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। यहाँ हमारी क्रिया बहुवचन में हो गई है, क्योंकि ये कह रहा है कि अनेक कर्ता एक वचन में हो। यहाँ बाघ भी एक वचन में है और बकरी, दोनों एक वचन में है, लेकिन हमारी क्रिया कैसी बन रही है? बहुवचन में, क्योंकि ये नियम के अंतर्गत है। और इसका जो अगला नियम है कह रहा है, यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष
एक वाक्य में कर्ता बनकर आए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक ही वाक्य में कर्ता बनकर आए, तो क्रिया का प्रयोग उत्तम पुरुष कर्ता के अनुसार होगा। अगर तीनों पुरुष हमारे एक ही वाक्य में कर्ता के रूप में हैं, तो क्रिया हमारे किसके हिसाब से होगी? उत्तम पुरुष के अनुसार ही क्रिया लगेगी। जैसे वे और मैं चलूंगा, मैं यहाँ क्या है? उत्तम पुरुष में है। मैं जो है उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्रिया चलना किसके अनुसार बनी? उत्तम पुरुष के अनुसार। मैं चलूंगा, वे और मैं चलूंगा। और दूसरा उदाहरण इसका है, हम, तुम और वह जाता है। ये जाता है जो लगा है वह के अनुसार, हम, तुम और वह जाता है। आगे आइए देखिए इसके जो और नियम है। यहाँ छठा नियम जो है कह रहा है कि यदि वाक्य में मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कर्ता बनकर आए, तो क्रिया का प्रयोग मध्यम पुरुष के अनुसार होगा। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कर्ता बनकर आए, तो क्रिया किसके अनुसार होगी? मध्यम पुरुष के अनुसार। वे और तुम जाओगे, तुम जो है यहाँ क्या है? मध्यम पुरुष के लिए है तुम, तो तुम के हिसाब से यहाँ क्रिया को रखा गया है। अगला नियम है नहीं, मत। नहीं और मत क्रिया के पहले तथा बाद में भी प्रयोग होते हैं। ये दोनों शब्द जो हमारे हैं, नहीं और मत, ये क्रिया के पहले भी लगते हैं और बाद में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलो मत, बोलना क्या है? क्रिया है, और मत का प्रयोग इस क्रिया के जस्ट बाद हुआ है। और वह देखता नहीं, वह देखना क्रिया है, हाँ, वह देखता नहीं। अगले नियम में हम लोग देखेंगे कि वाक्य क्रम, वाक्य को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, क्या उनका क्रम है, यानी कर्ता कहाँ रहता है, कर्म कहाँ रहता है, क्रिया कहाँ प्रयोग होती है। इन सब बातों की चर्चा जो है इसके अंतर्गत होगी, वाक्य क्रम के अंतर्गत। तो जो पहला नियम इसका है, कहते हैं सामान्यतः वाक्य में पहले कर्ता फिर क्रिया, पहले वाक्य में कर्ता फिर कर्म और लास्ट में क्रिया होती है। जैसे मोहन निबंध लिखता है। अब यहाँ मोहन हमारा क्या है? कर्ता है। निबंध क्या है? उसका कर्म है, और लिखना क्या है? क्रिया। तो पहले कर्ता, बीच में कर्म और लास्ट में क्रिया है। दूसरे नियम में देखते हैं, द्विकर्मक क्रिया में गौड़ कर्म पहले तथा प्रधान कर्म पीछे आता है। द्विकर्मक यानी जिस वाक्य में दो कर्म हो, तो पहले क्या आएगा? गौड़ कर्म, और प्रधान कर्म पीछे चला जाता है। जैसे कहा कि उसने मुझे बात बताई, उसने मुझे बात बताई। अब यहाँ जो है प्रधान कर्म पीछे चला गया है, बताई, बात बताई, ठीक है। और गौड़ कर्म बात, उसने मुझे बात बताई, बात को पहले रखा गया, तो इस हिसाब से ये नियम चलेगा। द्विकर्मक, उसने मुझे बात बताई। अगला जो नियम है, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया के पहले आती है। पूर्वकालिक क्रिया यानी पहले एक क्रिया हो जाती है, तत्पश्चात दूसरी क्रिया शुरू होती है। तो इसमें देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया के पहले आती है। जैसे कहा गया रंजन लेट कर पढ़ता है, रंजन लेट कर, यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। रंजन पढ़ता है, लेकिन पहले वो क्या करता है? कौन सी क्रिया करता है? लेटता है, लेट कर। तो लेट कर यहाँ जो है पूर्वकालिक क्रिया है, और मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी? पढ़ना। चौथा जो इसका है नियम, उद्देश्य या कर्ता। वाक्य में उद्देश्य और विधेय आपको बताया जाएगा अभी और आगे, उसको उद्देश्य और विधेय के बारे में। उद्देश्य या कर्ता
के विस्तार को कर्ता के पहले और विधेय या क्रिया के विस्तार को क्रिया के पहले रखना चाहिए। जैसे अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। लड़के का विस्तार है अच्छे और पढ़ने का विस्तार यहाँ क्या है, धीरे धीरे। तो उद्देश्य का विस्तार कर्ता के पहले और विधेय का विस्तार क्रिया के पहले रखना चाहिए, ये नियम इसका। अगला नियम इसका देखेंगे, केवल विशेषतः प्रधानतः हो भी तो मात्र तक आदि, ये सब इतने शब्द हैं। केवल विशेषतः प्रधानतः हो भी तो मात्र तक आदि जिनकी अवधारणा प्रकट करते हैं उनसे पहले आते हैं। जिनकी अवधारणा से अर्थ यहाँ क्या है, जिनके बारे में कुछ बताते हैं, जिनके बारे में कुछ कहना होता है, उनके जस्ट पहले आते हैं। जैसे मैं भी निबंध लिखूंगा, यहाँ देखिए भी आ गया है, मैं भी निबंध लिखूंगा। केवल श्याम पढ़ रहा है, किसकी अवधारणा प्रकट कर रहा है, श्याम का। तो केवल यहाँ आ गया श्याम के आगे, क्योंकि ये श्याम के बारे में बता रहा है। तो ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और वाक्य शुद्ध अशुद्ध में ये बराबर पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके जो है प्रश्न पत्र में अवश्य रहते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। और लास्ट में है द्योतक अव्यय। वाक्य के प्रारंभ में तथा योजक अव्यय जिन शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं। अब द्योतक अव्यय क्या है? अव्यय आप लोग जान रहे हैं, यानी जिनमें कोई लिंग वचन कारक क्रिया कुछ भी काम न करे, वही हमारे अव्यय हैं। ज्यों के त्यों जो हो। तो द्योतक अव्यय जो परिचय कराते हैं, शुरू में आते हैं। जैसे यहाँ कहा गया छी, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, छी तुम तो रोने लगे। लेकिन यहाँ में स्टार बना के लिखा हुआ है, आप लोग इसको लिख सकते हैं नोट करके। द्योतक अव्यय कभी कभी वाक्य के अंत में भी आते हैं, वाक्य के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। जैसे बहुत पीड़ा है आह, इस तरीके से। तो यहाँ भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। इस तरीके से अगर वाक्य में है तो शुद्ध है, अन्यथा वो अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। और राम और श्याम, और जो यहाँ है योजक है, वाक्य में ये जोड़ने का काम कर रहा है। राम और, इसीलिए इनको योजक अव्यय कहा गया। राम और श्याम दौड़ते हैं। इनके अलावा अभी कुछ महत्वपूर्ण और नियम है वाक्य शुद्धि के लिए, आइए उनको देखते हैं। वाक्य शुद्धि के अन्य नियम आप यहाँ से देख लीजिए। और क्या नियम है इसके, जिसमें है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां क्या होती है वाक्य में? जैसे मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। ये प्रश्न पत्र में प्रश्न इसी तरीके से देते हैं। अब यहाँ अशुद्ध क्या है देखिए। वार का अर्थ क्या होता है? दिन। और तो अपने आप में ही ये वाक्य पूर्ण हो गया कि मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। यहाँ जो है क्या हमारा सही होगा? रविवार को। के दिन जो है ये हटा दिया जाएगा यहाँ से। के दिन जो है ये पोर्शन यहाँ से इतना शब्द जो है हटा देंगे। दूसरे में देखिए, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है। तो यहाँ जो है संधि हुई है, दीर्घ संधि। विंध्य प्लस अचल, अचल का अर्थ होता पर्वत है, तो संधिकार होकर के विंध्याचल बन गया। तो पर्वत जो है ये या तो विंध्य पर्वत हम करें या तो विंध्याचल अपने आप में पूर्ण। विंध्याचल कहने का मतलब ही है कि विंध्य पर्वत। तो यहाँ हमारी अशुद्धि क्या हो जाएगी?
वाक्य में जो अशुद्ध वाला भाग है ये है पर्वत। अब देखिए, अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है, इस तरीके से हमारा वाक्य शुद्ध होगा। यहाँ पर्वत जो है ज्यादा रख दिया गया, एक शब्द ज्यादा बढ़ा के रख दिया गया। विंध्याचल या विंध्य पर्वत, अब विंध्य पर्वत हरा भरा हो गया, इस तरीके से भी हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। और ऊपर वाले में मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, और रविवार के दिन, वार का अर्थ ही है दिन, यानी दिन यहाँ भी हो गया, दिन यहाँ भी, तो हमको शुद्ध करने के लिए यहाँ ध्यान देना होगा। और अगले है उदाहरण में, प्रातः काल का समय, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। तो काल का अर्थ समय होता है, और फिर यहाँ के समय लग गया है, तो इसको हम शुद्ध कैसे करेंगे? प्रातः काल घूमना चाहिए, के समय जो है वो यहाँ अशुद्धि में है, इसको हटा करके हम वाक्य अपना क्या कर लेंगे? शुद्ध कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, तो संज्ञा से संबंधित हुई। अब सर्वनाम, जो वाक्य में सर्वनाम होते हैं उनसे अशुद्ध वाक्य को कैसे शुद्ध करते हैं? देखिए, छात्रों में रोष था इसलिए घेराव किया, छात्रों में रोष था इसलिए घेराव किया, तो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ सर्वनाम नहीं है, तो सर्वनाम को कहाँ रखेंगे हम? यहाँ बीच में। छात्रों में रोष था इसलिए उन्होंने, यहाँ जो है उन्होंने रख दिया जाएगा कि छात्रों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। अब ये वाक्य हमारा पूर्णतः सही हो गया। आगे बढ़ेंगे तो दूसरे उदाहरण में है, वह लोग जा रहे हैं, ये अटपटा लग रहा है पढ़ने में ही, तो वह की जगह क्या हो जाएगा? वे। वह को हटा देंगे यहाँ से, उसके जगह हम क्या रख देंगे? वे लोग जा रहे हैं। ये, वे, इन्होंने, उन्होंने, ये सब हमारे जो है क्या है? यह, वह, सभी सर्वनाम है। सर्वनाम में आपको बताया जाएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसकी विधिवत चर्चा हम आगे करेंगे। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी क्या अशुद्धियां होती हैं? जैसे शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? तो देखिए, यहाँ लेना, पाना, देना, ये सब क्रिया है, लेकिन वाक्य में जो एकदम सटीक है क्रिया वो रखनी है हमको, तो यहाँ लेने के बजाय क्या हो जाएगा? पाना। ये हमारा अशुद्ध भाग्य है, इसके जगह हम क्या कर देंगे? शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों? इस तरीके से हमारा जो है वाक्य शुद्ध होगा। अगला जो इसका है उदाहरण, वह गालियां निकालता रहा, तो निकालना क्रिया है, लेकिन वाक्य के लिए यहाँ सटीक नहीं बैठ रहा है, तो इसको जब हम शुद्ध करेंगे तो निकालता रहा की जगह क्या हो जाएगा? बकता रहा, वह गालियां बकता रहा। आगे विशेषण संबंधी अशुद्धियां, विशेषण जो हमारे बताते, मतलब विशेषण जो है, चाहे वो कर्ता के विशेषण हो चाहे क्रिया के विशेषण हो, तो उससे संबंधित जो अशुद्धियां हैं, अधिकांश लोगों का यही विचार है। अधिक प्लस अंश, ये जो शब्द बना हुआ है अधिकांश, अधिक प्लस अंश, अंश का अर्थ है भाग, अवयव, टुकड़ा, हिस्सा, तमाम तरीके से उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ जो है अधिकांश लोगों, ये लोगों जो शब्द है हमारा, ये हो गया है यहाँ ज्यादा, इसको हटा देंगे, इसको काट के हम अपना वाक्य क्या कर लेंगे? शुद्ध कर लेंगे। अधिकांश का यही विचार है, ये अब वाक्य पूर्ण हुआ, शुद्ध हुआ। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, यहाँ चिंतनीय जो है क्रिया है, और चिंताजनक होना चाहिए क्योंकि विशेषण की बात हो रही है, तो यहाँ अशुद्धि है वाक्य में, इसको हटा के हम क्या कर लेंगे? दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। आगे क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे वह लगभग दौड़ रहा था, तो लगभग जो यहाँ है ये अव्यय पद है,
ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, अव्यय पद है लगभग, तो ये हमारा अशुद्ध भाग है। यहाँ वाक्य में वह तेज दौड़ रहा था या वह धीरे धीरे चल रहा था, ये सब सही होगा। आगे है लिंग संबंधी अशुद्धियां। लिंग जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में उदाहरण में है, हमारी प्रदेश की जनता शांत है। हमारी प्रदेश की जनता, हमारी की जगह क्या हो जाएगा, हमारे प्रदेश की जनता। इस तरीके से जो है वहां भ्रम में डालते हैं एग्जाम में। लिंग से संबंधित चाहे विशेषण से संबंधित क्रिया से कोई एक पोर्शन, एक भाग उसका जो है गलत करके देंगे, हमको उसको पकड़ना है और अपने प्रश्न को सही करना है। आगे है वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन में जैसे यहाँ ये बार बार प्रश्न कई पूछा गया है कई एग्जामों में, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो जान लीजिए एक वचन है और एक का बहुवचन अनेक होगा, तो यहाँ अनेकों की जगह क्या होगा, अनेक। ये हमारा भाग यहाँ गलत है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये वाक्य पूर्णतः शुद्ध हुआ। वे विविध विषय से परिचित हैं। अब यहाँ विविध विषय सब तो सही है, लेकिन यहाँ जो है जब विषय कई प्रकार के हैं तो विषय में भी बहुवचन का प्रयोग होगा, तो इसको बनाया जाएगा वे विविध विषयों से परिचित हैं। इस तरीके से सही होगा। कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें जो उनके चिन्ह हैं संज्ञा के जो है आगे लगते हैं, जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, अभी चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले। तो उनसे संबंधित जो अशुद्धियां हैं, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो के यहाँ जो है ये अशुद्ध है, के की जगह क्या हो जाएगा, में। जनता में ये अधिकरण का चिन्ह है, में पे पै पर अधिकरण सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है में। और दूसरे उदाहरण में मैंने शिक्षक को पूछा, तो को की जगह क्या हो जाएगा, से। ये भाग अशुद्ध है, को हटा करके यहाँ से रख दिया जाएगा, मैंने शिक्षक से पूछा। अव्यय संबंधी अशुद्धियां। अव्यय पद हमारे जो हैं, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो अव्यय हैं, अगर यद्यपि आया वाक्य में तो तथापि आना निश्चित है, जब आया तो तब आना निश्चित है। क्योंकि आया तो इसलिए आना निश्चित है। इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए इसको समझना है। तो यद्यपि वह बीमार था परंतु यहाँ नहीं होगा, तथापि। तो परंतु वाला भाग हमारा गलत है, तो यहाँ परंतु की जगह क्या रख देंगे, तथापि वह स्कूल गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया। दूसरे में देखिए, आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। आसानी पूर्वक, पूर्वक जो है ये हमारा अव्यय पदे भी है पूर्वक, ये प्रत्यय की तरीके से काम करता है। तो आसानी से यहाँ जो है पूर्वक के भाग गलत है, अशुद्ध है। वाक्य को जब हम शुद्ध करेंगे तो आसानी से यह काम कर लिया, इस तरीके से। अगला जो पॉइंट इसका है, अधिक पदत्व दोष। मतलब एक वाक्य में अधिक पद आ जाए, एक जैसे। पद का अर्थ भी शब्द होता है, थोड़ा सा अंतर है, उसको हम आगे बताएंगे पद और शब्द में। तो यहाँ देख लीजिए, अधिक पदत्व दोष। उसने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए। ये गुप्त और रहस्य ये दोनों लगभग एक ही समानार्थी शब्द है, गुप्त और रहस्य। तो उसने रहस्य प्रकट कर दिए, रहस्य गुप्त होता ही है। तो यहाँ गुप्त हमारा जो है अधिक पदत्व में है, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है। इसको हम हटा करके वाक्य को शुद्ध कर लेंगे। उसने रहस्य प्रकट कर दिए, इस तरीके से।
मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। तो यहाँ जो है ये हमारे जो है हमारा विशेषण लगा हुआ है। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। तो ये तीसरी अवस्था है। सबसे कह रहे हैं कि यहाँ सबसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, उत्कृष्टतम अपने आप में पूर्ण है। इसको इस भाग को हटा देंगे और वाक्य शुद्ध कर लेंगे। मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। इस तरीके से वाक्य शुद्ध होगा। अगला क्रम है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, यानी शब्दों को क्रम में रखने का जो तरीका है उस क्रम को इधर उधर करके वाक्य को प्रश्न में दिया जाता है। वही क्रम हमको बैठाना होता है। कैसे? छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। अब यहाँ जो है एक फूलों की माला में इसको हमको शुद्ध करना है। कैसे क्रम इसका बैठाना है? फूलों की एक माला। तो यहाँ ये हमारा शुद्ध भाग है। इसको करेंगे कैसे? छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अब इसको भी हमको इसके शब्द को पदक्रम को सही रखना है। तो लिखेंगे बैंक के कई, अब यही दिक्कत है इतने में, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ये हुआ पदक्रम संबंधी अशुद्धि। आगे बढ़ेंगे तो पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। पुनः धन उक्ति से बना हुआ है पुनरुक्ति। जैसे मैं पुनः फिर आऊंगा। अब यहाँ देखिए फिर जो शब्द डाल दिया गया है यही अशुद्ध भाग है वाक्य का। मैं पुनः आऊंगा, ये शुद्ध होगा। अगला उदाहरण है राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है। फिर वही बात आ गई, अभी अधिकांश के बारे में हमने बताया था। अधिक प्लस अंश से बना हुआ है। तो अधिक भाग इतने का मतलब क्या हो गया? अधिक भाग। अधिकांश का अर्थ है अधिक भाग। तो हमारा ये जो बाद वाला भाग है ये जरूरत से ज्यादा लग गया है। यहाँ ये पुनरुक्ति हुआ है, यही पुनरुक्ति दोष इसको कहते हैं वाक्य में। तो राजस्थान का अधिकांश रेतीला है, या ऐसे करते राजस्थान का अधिक भाग रेतीला है। अंश वहां सब हटा देते, अधिक भाग रेतीला, तब भी हमारा वाक्य पूर्णतः सही होता। वे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े। यहाँ समझ लीजिए परस्पर का अर्थ ही होता है एक दूसरे से। तो यहाँ जो है एक दूसरे से इतना जो भाग है अशुद्ध है। वे परस्पर उलझ पड़े, इतना कह देने से ही हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। वे परस्पर उलझ पड़े। शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां, जैसे जब हमको शब्दों का ज्ञान नहीं होता है कि किस शब्द को किस अर्थ में प्रयोग करना है, तब भी हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो उससे संबंधित अशुद्धियों को देखते हैं। जैसे लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र जान लीजिए, अस्त्र फेंक करके चलाया जाता है और शस्त्र साथ साथ रहता है। तो लाठी कैसे रहती है? लाठी हमेशा साथ रहती है। तो यहाँ अस्त्र की जगह क्या हो जाएगा? शस्त्र। तो अस्त्र वाला भाग जो है गलत है, इसको हटा करके लाठी बड़ा उपयोगी शस्त्र है कर देंगे, हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इस समय गीता की आयु 20 वर्ष है। आयु जो है उम्र होनी चाहिए, यहाँ आयु नहीं लिखते हैं, आयु वाला भाग गलत है। लिखेंगे इस समय गीता की उम्र 20 वर्ष है। इस तरीके से ये सही होगा वाक्य। आगे है मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। मुहावरे संबंधी भी अशुद्धियां होती हैं। जैसे वह श्याम पर बरस गया। तो
मुहावरे से अगर इसका संबंध देखा जाए तो वाक्य बिल्कुल गलत है। बरस गया नहीं बल्कि बरस पड़ा, तो गया जो है इसको काट देंगे, इसके स्थान पे पड़ा। और विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां क्या है? विराम चिन्हों की संख्या अधिक है, लेकिन उसमें से 10 से 12 विराम चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, योजक चिन्ह, त्रुटिबोधक या हंसपदिका जिसको कहते हैं, विवरण चिन्ह। इस तरीके से 10-12 चिन्ह जो हैं उनको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, विधिवत उनको पढ़ना होगा। अगर हिंदी में वाक्य शुद्धि करना है, वाक्य शुद्धि में हमको प्रश्न सही करना है, तो इसको अलग से जानना होगा विराम चिन्ह के बारे में। तो यहाँ तो मैं केवल 1-2 उदाहरण आपको बता पा रहा हूँ। जैसे लिखा है क्या व्याकरण में वर्तनी शुद्धि पढ़ना है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, उसको और जानना होगा अच्छे से। अभी आप लोग पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अपने मोबाइल से, और जितना बताया गया है उतना आपको अच्छे से तैयार करना है। इतने से भी आपका बहुत काम बन जाएगा। कोशिश किया हूँ, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो बातें समझ में आने लगेंगी। अगले वीडियो में वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का हम दूसरा भाग लेके आएंगे, जिसमें वर्तनी शुद्धि के नियम कानून, कैसे वर्तनी शुद्ध होती है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है उनकी सूची रहेगी वर्तनी की। मैं एक एक शब्द तोड़ करके जोड़ करके सब कुछ बताऊंगा कि कैसे वर्तनी शुद्धि होती है और क्या क्या उसके नियम हैं। रही बात वाक्य शुद्धि की, तो जितना बताया गया है, अभी कुछ बातें और हैं उसमें। जैसे चाहिए का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं कुछ खाली कर लूं तो आपको बता पाऊँ। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। 2-4 शब्दों पर और चर्चा करते हैं जो वाक्य शुद्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे चाहिए शब्द है, चाहिए को हम किस तरीके से लिखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, चाहिए ये जो लिखा गया है, ये वाक्य के अंत में आता है, तो ये हमारा शुद्ध है। अगर चाहिए इस तरीके से लिखा गया है तो ये अशुद्ध माना जाएगा। इसको, इससे जो है हमको बचना चाहिए इस चीज से, क्योंकि हमेशा आपको वर्तनी या जो है वाक्य शुद्ध के अंतर्गत यही मिलेगा। ऐसे अगला शब्द है किए। किए को हम इस तरीके से लिखेंगे जो हमारे शुद्ध वाक्य के अंतर्गत आता है। ये गलत भाग है इसका, ये जो है गलत रहेगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और अगले वीडियो में हम वर्तनी शुद्धि को लेकर के आएंगे वह भाग। इस वीडियो में यहीं तक, और इस वीडियो का नोट जो है हमारे फेसबुक पे पड़ा है, वहाँ हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट आपको फेसबुक आईडी पे हमारे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।